Assalamu alaikum and welcome to lecture number 12 of marketing communication and advertising। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम एडवर्टाइजिंग थ्योरी पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे रिस्पांस हायरार्की मॉडल्स कौन कौन से हैं, मीन्स एंड थ्योरी क्या चीज़ है और वर्बल और विजुअल मैसेजेस जो हैं इनकी डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग थ्योरी को पढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजिंग के 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उसमें से एक तो टारगेट ऑडियंस है, जिसके बारे में हम कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़ चुके हैं और सेगमेंटेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, और सेगमेंटेशन के बाद हम अपनी जो टारगेट मार्केट है उसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैसेज है कि मैसेज को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके पीछे जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे, जो अपील हम यूज़ करेंगे, वो किस तरह की होगी, वो आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे। और मीडियम जो है ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो है वो देखें तो 6 तरह के हमारे पास मॉडल्स हैं। उसमें सबसे पहला हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल है, उसके बाद एडा मॉडल है, फिर इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है, नंबर 5 पे मीन्स एंड थ्योरी है, और लास्ट वन जो है वो विजुअल एंड वर्बल मैसेजेस हैं। इसमें से जो पहले 4 हैं इन्हें हायरार्की मॉडल्स कहा जाता है क्योंकि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये मॉडल जो है वो मूव करता है। हम शुरू करेंगे हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल से, और ये बताता है कि जो कंज्यूमर की बाइंग है उसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस है, और ये अवेयरनेस है अबाउट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स। दूसरा नॉलेज है, फिर लाइकिंग आ जाएगी। चौथे नंबर पे प्रेफरेंस है, पांचवें पे कन्विक्शन है, और छठे नंबर पे जाके फिर एक्चुअल बाइंग होगी। अब ये मॉडल बता रहा है कि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सीक्वेंशियल हैं, यानी जब भी कोई कस्टमर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को बाय करेगा तो वो हमेशा अवेयरनेस से शुरू करेगा, नॉलेज पे आएगा, फिर वो नॉलेज से लाइकिंग उसकी क्रिएट होगी, वहाँ से प्रेफरेंस बनेगी, वो प्रेफरेंस कन्विक्शन में कन्वर्ट होगी, और वहाँ से फिर एक्चुअल बाइंग जो है वो सामने आएगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। एक्सेप्शंस वाले केसेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, हायरार्की इफेक्ट्स मॉडल में जो एक्सेप्शंस हो सकती हैं वो इम्पल्सिव बाइंग की वजह से हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक कस्टमर जो है वो विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी ख़ास सिचुएशन में उसको ख़रीद लेता है। वो अचानक उसे कोई ब्रांड पसंद आ गया, आप स्टोर पे गए, आपकी किसी ब्रांड या प्रोडक्ट पे नज़र पड़ी, वो आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं था लेकिन आप उसको देख के आपने ख़रीद लिया। या अचानक कोई चीज़ आपको अपील कर गई तो आपने उस ब्रांड को ख़रीद लिया। तो ये इम्पल्सिव बाइंग कहलाता है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने इसे पढ़ा होगा। फिर सेल्स प्रमोशंस हैं। बाज़ दफ़ा जिन ब्रांड्स को हम प्रेफर करते हैं उनके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं उन पर ऐसी अट्रैक्टिव प्रमोशंस मौजूद होती हैं कि कस्टमर्स उन्हें बाय कर लेते हैं, जबकि वो उन ब्रांड्स के बारे में हो सकता है ज़्यादा नॉलेज या अवेयरनेस ना रखते हैं। इसी तरह से जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, यानी बहुत जनरल किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं, इवन कस्टमर उनका नाम, उनकी अवेयरनेस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो भी हो सकता है उनके जहन में ना हो। तो उस केस में भी जो हायरार्की इफेक्ट मॉडल है उसकी सीक्वेंस का होना ज़रूरी नहीं। बट स्टिल ये अगर जनरली बात की जाए तो ये मॉडल जो है वो बेनिफिशियल है फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव ब्रांड इमेज और क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। दूसरा जो थ्योरेटिकल मॉडल है उसे एडा मॉडल कहा जाता है, और ये बड़ा फेमस है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। 4 इसके सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिज़ायर है और एक्शन है। यानी ये मॉडल बता रहा है कि कोई भी ऐड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी कस्टमर की या पोटेंशियल कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करेगा या नहीं। अब इसको अटेंशन को हासिल करने के
मुख्तलिफ चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या स्टैट्स की ज़ुबान में कहें तो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, इन बिटवीन कुछ भी हो सकती है। तो अटेंशन ग्रैब की या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। यहाँ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लेट्स से पेप्सी का एक ऐड है और उसमें जो अटेंशन की प्रोबेबिलिटी हम सपोज कर रहे हैं वो 0.5 है। दूसरा स्टेप है इंटरेस्ट। अटेंशन हासिल करने के बाद क्या उस कस्टमर के दिल में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी पैदा हुई उस ब्रांड के बारे में? तो अगेन इसके जो चांसेस हैं वो 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फिर तीसरी चीज़ है डिज़ायर। क्या वो इंटरेस्ट डिज़ायर में कन्वर्ट हुई या नहीं? डिज़ायर से मुराद है कि वो कस्टमर उस ब्रांड को ख़रीदना चाहता है, उस ब्रांड को यूज़ करना चाहता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम सपोज कर लेते हैं हमारी एग्जांपल में 0.7 है, सॉरी 0.6 है। और फाइनली जो एक्शन है, एक्शन से मुराद है कि रियल टाइम में उसने उसे बाय किया या नहीं। तो अगर आप देखें कि 0 से 1 तक इसके चांसेस हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि 0.7 है, तो हमारे पास एडा मॉडल के हर स्टेप की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आ गए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे केस में ये प्रोडक्ट आया 0.063। अब अगर इस प्रोडक्ट को हम इन्वर्स करें, इन्वर्स करने से मुराद है कि 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करें, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास फिगर आएगा वो 16 का है। अब ये 16 जो है ये बड़ा यूज़फुल और मीनिंगफुल फिगर है। यह हमें बता रहा है कि अगर 16 लोग आपके ऐड को देखेंगे, पेप्सी के ऐड को, तो एक जो बंदा है वो उसे ख़रीदेगा। यानी अगर आपका टारगेट सेल्स का एक दिन में 1000 सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो बेचने का है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक दिन में 16,000 लोग उस ऐड को देखें। ये एक जनरल मैंने आपको एग्जांपल दी है, जाहिर है इसमें और भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। बहरहाल एडा मॉडल जो है ये बड़ा यूज़फुल मॉडल है। नंबर 3 पे है इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, और इस मॉडल के 5 स्टेप्स हैं। ये भी अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड स्टेप में इंटरेस्ट आ जाते हैं, थर्ड इज़ एवेल्यूएशन, फोर्थ इज़ ट्रायल एंड फिफ्थ वन इज़ अडॉप्शन। तो ये 5 स्टेप्स जो है वो इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल के बनते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन मॉडल, और कम्युनिकेशन मॉडल के 6 स्टेप्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोयर है, फिर रिकग्निशन है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है, उसके बाद ओपिनियन है, फिर इंटेंशन है, और फाइनली बिहेवियर है। बिहेवियर से मुराद यहाँ पे उसका जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है, जो बाइंग है या परचेजिंग है, ये उसको जाहिर कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो 4 थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं एडवर्टाइजिंग के, इन्हें हम हायरार्की मॉडल्स कहते हैं, और इन मॉडल्स को हम एटीट्यूड मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एटीट्यूड मॉडल ऑलरेडी आप कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ चुके हैं। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले बिलीव्स हैं या थिंकिंग है, जिसे कॉग्निटिव कंपोनेंट कहा जाता है, और इसे मैं कैपिटल बी के साथ डिनोट कर रहा हूँ। फिर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसा कंपोनेंट है जो फीलिंग और इमोशंस के साथ रिलेटेड है, जिसे हम अफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे उसकी नोटेशन है कैपिटल एफ। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स या एक्शन से रिलेटेड कंपोनेंट है, जिसे कॉग्निटिव कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जिसे यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है कैपिटल आर के साथ। तो एटीट्यूड मॉडल को अगर हम हायरार्की मॉडल्स के साथ कंपेयर करें, तो ये जो नीचे एक चार्ट गिवन है उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो एटीट्यूड मॉडल है, जिसका ताल्लुक कंज्यूमर बिहेवियर के साथ है। नीचे बिलीविंग, फीलिंग और रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम इसे एडा मॉडल से कंपेयर करें, तो एडा मॉडल में आपने देखा था कि 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन।
इसमें से अटेंशन का ताल्लुक बिलीविंग के साथ, जो इंटरेस्ट और डिज़ायर है इसका ताल्लुक फीलिंग कंपोनेंट के साथ है, और एक्शन का ताल्लुक रिस्पॉन्डिंग के साथ है। दूसरा जो मॉडल है वो हिरार्की ऑफ अफेक्ट मॉडल है, HOE। इसके आपने देखा था कि 5 स्टेप्स हैं, तो उन 5 स्टेप्स को हम एटीट्यूड मॉडल के साथ कैसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले अवेयरनेस और नॉलेज का ताल्लुक बिलीविंग के साथ है। फिर लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन का ताल्लुक फीलिंग के साथ है। और फाइनली जो परचेज है इसका ताल्लुक एक्शन के साथ, रिस्पॉन्डिंग के साथ बनेगा। इसके बाद इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, इसके भी 5 स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप अवेयरनेस, जो कि बिलीविंग कंपोनेंट के साथ रिलेट करेगा। फिर इंटरेस्ट और एवेल्युएशन है, ये फीलिंग के साथ अटैच्ड है। और फाइनली जो ट्रायल और अडॉप्शन है ये रिस्पॉन्डिंग के साथ कंसर्न्ड है। कम्युनिकेशंस मॉडल में 6 आपको स्टेप्स नज़र आए थे। उसमें से पहले जो 3 स्टेप्स हैं, एक्सपोजर, रिकग्निशन और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, उन्हें हम रिलेट कर सकते हैं बिलीविंग के साथ। फिर ओपिनियन और इंटेंशन का ताल्लुक फीलिंग के साथ है, और बिहेवियर का ताल्लुक रिस्पॉन्डिंग के साथ है। तो इसको आसानी इसमें पैदा करने के लिए मैंने जो बिलीविंग है उसको ब्लू कलर में जो है वो जाहिर कर दिया है, और फीलिंग वाला जो है इसको मैंने फॉन कलर के साथ, और रिस्पॉन्डिंग को मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट कर दिया। इन्हीं हिरार्की मॉडल्स को हम मुख्तलिफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मॉडल जो हम यूज़ करेंगे जब तक वो किसी न किसी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो आप देखें कि हिरार्की मॉडल्स में जितने भी उसके स्टेप्स बनते थे वो हमने रिलेट किए थे एटीट्यूड मॉडल के साथ, जो कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूज़ करते हैं। तो बजाय सबको अलग अलग करने के मैंने इसको एटीट्यूड मॉडल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। पहला जो कॉलम है उसमें बिलीविंग, फीलिंग और रिस्पॉन्डिंग उसी तरह से आ गए। अब वो तमाम हिरार्की मॉडल्स के स्टेप्स जो बिलीविंग के साथ रिलेट करते हैं, जो पिछले टेबल में हमने देखे थे, उसका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो एक तो कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ाना है, और प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली फाइंड आउट करने में फैसिलिटेट करना। दूसरा, फीलिंग जो एटीट्यूड मॉडल में कंपोनेंट था, उसके साथ जितने भी हिरार्की मॉडल्स के स्टेप्स रिलेट करते हैं उसका ताल्लुक इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लाइक करे, पसंद करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने उसको उसकी रीज़न जाननी है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को क्यों पसंद नहीं करता, और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आपने कस्टमर का जो फोकस है वो देखना है, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी जो अटेंशन है वो लेके आनी है, फेवरेबल जो एक इमोशंस हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करनी। इसी तरह से हिरार्की मॉडल्स के वो तमाम स्टेप्स जो रिस्पॉन्डिंग के साथ रिलेट करते हैं, उसका मकसद एक डिज़ायर टू परचेज ना सिर्फ क्रिएट करना है, बल्कि एक्चुअली जो बाइंग है उसको मेक श्योर करना है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक बाइंग नहीं होगी कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, कोई सेल्स नहीं होंगी। तो असल जो सारी एफर्ट है उसका मकसद तो सेल्स का होना है। हिरार्की मॉडल्स के बाद नंबर 5 पे आती है मीन्स एंड थ्योरी। अब ये खासी टेक्निकल है, आपको ध्यान से इसे समझना पड़ेगा। तो मीन्स एंड थ्योरी ये बताती है कि एक मैसेज में 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक वो मीन्स हैं, जिसे आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, और ये मीन्स आपको लेके जाते हैं किसी डिज़ायर्ड एंड की तरफ, जिन्हें आप पर्सनल वैल्यूज़ कह सकते हैं। तो अगर मैसेज ये रिफ्लेक्ट कर दे कि हमारी प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएशंस हैं ये ऐसे मीन्स हैं जो कि आपको आपका जो डिज़ायर्ड एंड ये पर्सनल वैल्यूज़ को अचीव करने में मदद दे सकते हैं, तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव मैसेज बन जाएगा।
पर्सनल वैल्यूज़ पे पहले भी किसी लेक्चर में बात हो चुकी है कि ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हार्ड वर्किंग होना आपकी पर्सनल वैल्यू हो सकती है, सच बोलना या ग्रैटिट्यूड या दूसरों की मदद करना, कंफर्टेबल लाइफ गुजारना, ये सारी की सारी पर्सनल वैल्यूज़ ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती हैं। तो ये जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं ये हमारा डिज़ायर्ड एंड होता है। अब ये जो मीन्स एंड थ्योरी है ये एक स्ट्रेटजी के ऊपर बेस करती है जिसे मीन्स एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। ब्रीफली इसे आप मैकास कह सकते हैं, मीन्स एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, इस स्ट्रेटजी के या मीन्स एंड थ्योरी के 5 एलिमेंट्स हैं। इन्हें आप स्टेप्स तो नहीं कह सकते जैसे हमने हायरार्की मॉडल्स में कहा था, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स हैं। उन 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर के बेनिफिट्स हैं, फिर पर्सनल वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर बात हमने ऊपर कर ली, फिर लेवरेज पॉइंट्स हैं। लेवरेज पॉइंट से मुराद वो मैसेज है जो इन एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स को पर्सनल वैल्यूज़ के साथ लिंक करता है। अब कैसे लिंक करेगा वो आगे हम एग्जांपल्स में देखें। इसी तरह से एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क है एंड पे, और ये हमें बताता है कि जो मैसेज है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। मैसेज लेवरेज पॉइंट को कहेंगे और इसको कैसे हमने प्रेजेंट करना है, ये एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो प्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं, ये ड्रामेटिक वे में भी हो सकती है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वे में भी हो सकती है, ये अथॉरिटेटिव वे में भी हो सकती है। इसके अलावा भी कई टाइप्स हैं इसकी, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसकी जो डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं मीन्स एंड थ्योरी की पहली एग्जांपल गॉट मिल्क के ऐड के ज़रिए दूंगा। ये जो प्रिंटेड ऐड है इसमें मीन्स एंड थ्योरी के जो 5 एलिमेंट्स हमने पढ़े वो सारे के सारे मेंशन्ड हैं। हम इस ऐड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये एक अफेक्टिव मैसेज को क्रिएट करने में और डिलीवर करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले तो देखें कि गॉट मिल्क जो है डैट इज़ अ ब्रांड, और यहाँ इस ऐड में दिखाया गया फीमेल्स हैं जो इसकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर दिखाई गई है, और इन फीमेल्स में यंग भी हैं, मिडिल एज भी हैं और सीनियर्स भी हैं। फिर इसके अंदर एक आपको ऊपर हेडलाइन नज़र आ रही है, देयर इज़ वन पर्सन आई वांट बी, और कुछ आपको जो रिटन मैसेज है वो नीचे नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। ये जो नीचे वाला मैसेज है इसे हम कॉपी कहते हैं। कॉपी से मुराद किसी ऐड के अंदर जो रिटन डिटेल्स होती हैं। अब इस कॉपी में जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी गिवन है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी मेंशन्ड हैं, लेकिन इसका जो पहला फ्रेज़ होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और वो जो पहला फ्रेज़ है वो ऊपर दी गई हेडलाइन का आंसर है जो उसके साथ रिलेटेड है। जैसे ऊपर कहा गया देयर इज़ वन पर्सन आई वांट बी, और वो कौन पर्सन है उसका जवाब आपको कॉपी के फर्स्ट फ्रेज में दिया गया है, अ वुमन विद ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। ब्रिटल से मुराद है कि वो भुरभुरा शुरू हो जाती हैं, भुरभुरापन उनमें आना शुरू हो जाता है, तो वो कमज़ोरी हो जाएगी उसकी, और आम तौर पे ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर कैल्शियम को इस्तेमाल किया जाए तो जो ऑस्टियोप्रोसिस की बीमारी है उससे बचा जा सकता है, तो उससे हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत रहेंगी। अब ये इस पूरा क्रक्स है इस ऐड का। यहाँ पर देखें, अगर हम इसे जो 5 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उसके हिसाब से डिवाइड करें तो कॉपी में हमें इसके एट्रीब्यूट के बारे में पता चल रहा है, और एट्रीब्यूट यहाँ पे यहाँ एक इंग्रेडिएंट की शक्ल में है, और वो इंग्रेडिएंट जो है वो कैल्शियम है। फिर उसका जो कंज्यूमर बेनिफिट है वो बताया गया है हेल्दी बोन्स,
और ये जो हेल्दी बोन्स हैं या कंज्यूमर बेनिफिट है, इसको आगे रिलेट किया गया है पर्सनल वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे दो पर्सनल वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ है, जाहिर है कि जब आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहेगी। दूसरा विजडम है। अब विजडम के साथ कैसे इसको रिलेट किया गया, उसके लिए हमें लेवरेज पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो देखें, ये स्टोरी कुछ इस तरह से चलती है कि जो इसकी हेडलाइन है वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करती है कि देयर इज़ वन पर्सन आई वांट बी, और वो पर्सन कौन है? जो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार, जिसकी हड्डियां कमज़ोर हैं। तो ये लेवरेज पॉइंट है। अब ये सोचा जाएगा कि अच्छा, ये जो ऑस्टियोप्रोसिस है इससे कैसे बचा जाए। तो उसका जवाब है कि आप अगर ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे विच इज़ कैल्शियम रिच, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है, तो वो कैल्शियम जो है वो आपकी जो बोन्स हैं उनको हेल्दी रखेगा। ये बेनिफिट है। और चूंकि वो उसको हेल्दी रखेगा, अब लेवरेज पॉइंट बता रहा है कि इससे आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहेगी। और दूसरा ये कि ऐसा करना जो है ये एक वाइज एक्शन है, वाइज स्टेप है, क्योंकि अपने आप को सेहतमंद रखना, हर बंदा जो है इसको एक लॉजिकल, इसको एक रैशनल, इसको एक अच्छी मूव ही कहेगा, अच्छी स्ट्रेटजी ही समझेगा। लिहाजा ये लेवरेज पॉइंट जो है वो कंज्यूमर बेनिफिट को आपकी दो पर्सनल वैल्यूज़ के साथ रिलेट कर रहा है। इसकी मज़ीद एक एग्जांपल मैं देता हूँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी इंशाल्लाह आ जाएगी।